कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये इस किस्म का कोई अदालती निज़ाम नहीं है, सालसी पर चलते हैं, जिरगे पर चलते हैं और कोई सिस्टम है। जो सिस्टम की अदालतें हैं वो तकरीबन तादाद में इतनी हैं जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह आखिर पर खड़े हैं। जो सुर्खेल थे इस सारी कार्रवाई के काजी फाइज ईसा, आप अंदाज़ा लगाएं पूरी दुनिया में आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कबाहत शुरू हुई है, इस लाइव की बिद्दत ने एक रेडी वाले को भी दिखा दिया है कि ये काबिल तरीन हमारे जजेस बैठे हैं, तो वो कानों को हाथ लगाकर रात को घर सोता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन, आप देख रहे हैं कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, हम किसी भी मुल्क में अदलिया का रोल कितना अहम है, इसके बारे में बताना, इसके बारे में कोई जिक्र करना या इसके बारे में कोई परसेंटेज शेयर देना, ये बड़ी अजीब सी बात है। और कैसे अदलिया इंसाफ करती है, अवाम की उमंगों को देखती है, किसी पार्टी के प्रेशर को देखती है, या वो इंसाफ को देखती है, आइन को देखती है, उसके बाद वो फैसले करती है। तो अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, जितने अरसे में ये केसेस, पिछले 2-3 सालों में जितने केसेस हुए हैं और उसके फैसले हुए हैं, आइनी अदालत बन गई, 26वीं तरमीम हो गई, इसमें से जजेस के ट्रांसफ़र का केस था, इनकी सीनियरिटी लिस्ट थी, ये अजीब कोई ऐसी कोई साइंस चलती जा रही है कि आम आदमी की समझ में ये नहीं आता कि अदलिया का एक्चुअल रोल है क्या और उसने प्लान क्या करना है। तो इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो रिज़र्व सीट्स वाला इशू था, ये कैसा फ़ैसला हुआ और अदलिया बेसिकली किधर स्टैंड करती है, इसके प्लानिंग क्या है, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स करनी है उन्होंने, इस पर गुफ्तगू में हमारे साथ हैं जी सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील रमज़ान खालिद जोया साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। मेहरबानी सर जी, ये क्या इशू है जी आपका कि आप खामखा अदालतों को कहते हैं कि जी 139वें नंबर पे हैं, इतना बेहतरीन फ़ैसले कर रही हैं, आपकी मतलब आपकी पर्सनल जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करके, फौतगी छोड़ के वो आके फ़ैसले कर रहे हैं, और फिर भी लोगों को इतराज़ है कि ये इतने जल्दी फ़ैसले क्यों कर रहे हैं। तरीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने 140 से 139 नंबर कर दिया। हमारी एक नंबर पर आपने तरक्की फरमा दी। वैसे रिकॉर्ड पर है कि 140 नंबर पर हैं हम। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। एक नंबर हम बहरहाल इम्प्रूव कर गए। दूसरी बात यह है कि एक माँ का फातिहा छोड़कर तशरीफ़ ले आए अदालत में। लोग कहते हैं कि माँ का फातिहा छोड़कर इंसाफ की कब्र खोदते आए, तो ये आसान सा जवाब है। जहाँ तक माँ का फातिहा छोड़कर किसी साहब के आने की बात है, बाकी ये जजमेंट है। 26वीं तरमीम के ज़रिए से ये अदालत तश्कील पाई थी, और उसमें बड़ी तकलीफ़ दे बात यह है कि मुल्तान का कलीदी हिस्सा है। ये तकलीफ़ दे बात है। मुल्तान का हिस्सा है, मुल्तान का कलीदी हिस्सा है। मुल्तान, आप ये जनूबी पंजाब बेल्ट कह रहे हैं, डीजी खान मुल्तान जनूबी पंजाब का कह रहे, ठीक है, इसका कलीदी हिस्सा है। अच्छा, उसमें जिस वक्त 26वीं आइनी तरमीम हुई तो एक खुशकुन नारा था कि आइनी मुकदमात, सियासी मुकदमात का बहुत बोझ होता है, तो ये आम मुकदमात फ़ैसला नहीं होते। तो वो उन्होंने कहा कि आइनी मुकदमात के लिए अलग अदालत बना देते हैं और गैर आइनी मुकदमात के लिए अलग अदालत बना देते हैं। ये 26 तरमीम का बुनियादी कारनामा था। मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि आइडिया बिहाइंड दिस के सारे जजेस चूँकि कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकते थे, मैनेज नहीं हो सकते थे, विन ओवर नहीं हो सकते थे, तो एक कलील तादाद पैदा की गई उन जजेस की जिससे मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल किए जाएं। उनको अल्लाह वसाहत अल्लाह डिवाया के केस से कोई गर्ज नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहते थे कि
जो पसे पर्दा लोग हैं, जो नामालूम हैं, सबको मालूम है, तो वो चाहते ये थे कि एक ख़ास अदालत बन जाए और उन लोगों पर मुश्तमिल हो जो आसानी से मैनेज किए जा सके। तो ये आइनी अदालत तश्कील पाई और इस आइनी अदालत ने जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, मुझे शक है कि आपने 139 किया, 141 न हो जाए, हम 145 न हो जाए। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये इस किस्म का कोई अदालती निज़ाम नहीं है, सालसी पर चलते हैं, जिरगे पर चलते हैं और कोई सिस्टम है। जो सिस्टम की अदालतें हैं वो तकरीबन तादाद में इतनी हैं जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह आखिर पर खड़े हैं। क्या बात है। आज जो सुर्खेल थे इस सारी कार्रवाई के, काजी फाइज ईसा, आप अंदाज़ा लगाएं पूरी दुनिया में आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वक्त हिसाब लेता है, वक्त इंतकाम लेता है। लोग बेबस होते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वक्त इंतकाम लेता है। आज वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी दिमाग की रगें फटती हैं, फाइज ईसा ने, काजी फाइज ईसा ने कहा, और मैं रात को सोते सोते उठ बैठता हूँ और मुझे नींद नहीं आती। इस किस्म के दिमागी हालत है। सुप्रीम कोर्ट में उनके शागिर्द बैठे हुए हैं, बड़े बेहतरीन शागिर्द, वो तो कौन कर रहे हैं? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। अब अल्लाह डिवाया अल्लाह वसाय के केसेस में तो इंसाफ अभी तक उसी तरह रवायती तौर पर हो रहा है। ये आइनी अदालत ने इतनी स्पीड पकड़ी है, इतनी तनदही का मुजाहरा किया है, इतनी कमिटमेंट का मुजाहरा किया है कि आपने अंदाज़ा लगाया कि माँ का फातिहा छोड़कर भी आए हैं लोग। तो ये, और उन्होंने कहा है, कोर्ट में कहा है, ये कोई मैं ये बात नहीं कर रहा कि वैसे उन्होंने किसी के कान में कह दिया, कोर्ट में कहा। और जिस किस्म का रवैया था, पहले तो पर्दा पड़ा हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस तरह बिहेव करते हैं लोगों को पता नहीं था। लेकिन ये जो लाइव की बिद्दत शुरू हुई है, कबाहत शुरू हुई है, इस लाइव की बिद्दत ने एक रेडी वाले को भी दिखा दिया है कि ये काबिल तरीन हमारे जजेस बैठे हैं। तो वो कानों को हाथ लगाकर रात को घर सोता है कि इनके हाथ में है इंसाफ, इनके हाथ में है मुल्क का इंसाफ। इनके रवैये देख के वो ये करेंगे इंसाफ जिन्हों में हौसला नहीं है। असातिज़ा जैसे लोग सामने खड़े हैं, उनकी वो एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, पत उतार रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, डोंगरे बसा रहे हैं। गुजारिश ये है कि ये आइडिया ये था 26वीं तरमीम का, वो मकसद इनका पूरा हो गया। अब 26वीं आइनी तरमीम पर ये एतराज़ है कि ये इस केस में जो नशिस्तों का केस था, नंबर 1 रिव्यू का ये मुसल्लम असूल है कि वही बेंच सुनता है अगर अवेलेबल हो तो, उसी तादाद में सुनता है, उससे ज़्यादा तादाद में सुनता है। लेकिन यहाँ इसके बरक्स है, वो बेंच इससे बड़ा बेंच था जिसने 13 मेंबर था, जो जुलाई 24 वाला जी, इसने बड़ा बेंच था। ये अब दस्तखत देखे हैं तो दस्तखत के मुताबिक 10 जजेस साहबान के दस्तखत मौजूद हैं। 11वां है नहीं, उसके दस्तखत नहीं है। और दौरान बहस लोगों ने कहा, अहबाब ने, कि ये आप ये एतराज़, कानूनी एतराज़ आया तो फरमाया कि ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, उनको हाजिर तस्वर किया जाए। अब ये किस किस्म के हाजिर जजेस हैं जो दिखने में गैर हाजिर हैं और उनके लिए हाजिर हैं? ये कौन नामालूम है जो सबको मालूम है? जो ये कौन से नाम मालूम है जो सबको लिए नाम मालूम है?
अच्छा, तो समझ नहीं आती ये किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। आप यकीन करें गड्ढे में गिर रहे हैं। अच्छा, जो ये सब एक नॉर्मल जो दुनिया में एक तरीक़ाकार होता है कि जी किसी भी डिपार्टमेंट में जिसको हम कह रहे हैं कि जी गड्ढे में गिर रहा हो, उसमें एटलीस्ट अगर उसमें कोई 1000 बंदा काम करता होता है या 100 बंदा काम कर रहा है तो वो 90 करप्ट हो गए, बिक गए, मजबूर हो गए, जैसे भी या खुशी से। लेकिन 10 बंदे जो होते हैं ना सर, वो कम से कम उन 90 को बुरा कंसिडर करते हैं, कहते हैं, स्टैंड करते हैं। तो इस तरह का आपके जुडिशरी में कोई नहीं है इस तरह का एलिमेंट्स के कि जी वो किसी को तो हया आ जाएगी यार ये क्या कर रहे हैं। कहाँ है? उनको डीनोटिफाई कर दिया गया, आईनी बेंच से निकाल दिया गया। आप कमाल देखिए, वो जो दो पहले वाले थे उनको, मोहतरमा भी और एक साहब भी, उनको आईनी बेंच से निकाल दिया गया, डीनोटिफाई कर दिया गया। तो वो रीशेपिंग हुई। तो वो भी तो नहीं बोले ना सर। अब देखें, अब ये कैसे फैसला दे सकते हैं कि 2 बंदे नहीं हैं, उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और वो कहते हैं कि ये मौजूद हैं जी, आप ऐसे समझ लें। देखिए, आप ये समझते हैं तरीन साहब कि जजेस शायद हाथ खड़ा करके इhtजाज करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टीवी पर आकर बोलेंगे। उनकी मजबूरी ये है, कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट की जिस तरह आर्मी में डिसिप्लिन है, जिस तरह फौज में पुलिस में डिसिप्लिन है, जिस तरह एक डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन होता है, इसी तरह इस अदारे का तकद्दुस यही है कि जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया। फ़ायज़ ईसा जब साकिब निसार थे चीफ जस्टिस, उस वक्त फ़ायज़ ईसा साहब ने तो वो नहीं अब भुगत भी तो रहे हैं ना, इसी वजह से भुगत रहे हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उनके जिस्म पर, उनके जहन पर मुरतब हो रहे हैं, आप खुद देखें, प्रेस में आया है, लोगों को पता है कि उसकी जहनी हालत क्या है। तो चले छोड़ें, ये तो इhtजाज तो वो कर नहीं सकते। अच्छा, अब ये इसका अभी कहीं रुकने वाला है काम? ये गुजारिश ये है, लोग कहते हैं, कभी सुना करते थे, कभी क्या बिल्कुल माजी करीब में कि यार अब मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। मैं कहता हूँ सांस लेने के काबिल भी नहीं रहा। अल्लाह, ये हालत आप बनी है कि सांस लेने के काबिल नहीं रहा। जिधर भी आप नज़र दौड़ाएं कसाफत है, जिधर भी नज़र दौड़ाएं आपको माहौल कसीफ नज़र आएगा। कहीं बेचैनी है हर शख्स में, कहीं महंगाई की बेचैनी है, कहीं मुकदमात की बेचैनी है, कहीं ये बेरोज़गारी की है, जान माल की हिफाजत की है, प्रोटेक्शन की है, सब चीज़ों की। और फिर कहीं ये है कि लूट मार कर लें। किसी ने कहा कि अब ये मुल्क ठीक होने वाला नहीं। क्यों? कि हर शख्स लूट मार में हिस्सेदार बन गया। जिसकी जो सतह है वो उस सतह पे सोचता है मैं लूट मार कर लूँ। तो जब ये कैफियत हो जाए, बड़ों से छोटों के में ये रवैया मुंतकिल हो जाए, तो रियासत का वजूद सच्ची बात है ख़तरे में पड़ जाता है। अच्छा, जो सब हम ये कहते हैं कि ये जो नज़र नहीं आ रहे, वो सबको नज़र भी आ रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस है जिसने जजेस को ये सारा किरदार अदा करने पे मजबूर किया है? ऐसी है ये बात? या पर्चा हो जाएगा? नहीं, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ ना जी, या जजेस अपनी समझबूझ के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं? पर्चा हो जाएगा मुझ पर। अच्छा, इसको हम ऐसे इसको छोड़ देते हैं ना, आपको पर्चा आप तो खैर फिर भी कोई, आपकी कमर माशाल्लाह तगड़ी है, आप सह लेंगे, मैं तो फिर भी नहीं। अच्छा, ये जितनी रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं सर, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टैंड आप किधर देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ तो इस मुल्क में रही नहीं। मुस्लिम लीग नून है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है सर, पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो है, उधर मौलाना बैठा हुआ है सर, ANP फिर रही है, जमात इस्लामी फिर रही है, बाप फिर रही हैं। नहीं, ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये ख़ानदान है। ओके, आप देखें ना, चचा वज़ीर आज़म है, भतीजी वज़ीर आला है, बाप सदर पाकिस्तान है, बेटा वज़ीर ख़ारजा है, वो और बेटी खातून अव्वल है। एक ख़ानदान में, मैं मुल्तान का नाम नहीं लेता, वो मौसन मुल्तान भी हैं, उनके ख़ानदान में भी इसी तरह काफ़ी तादाद में पार्लियामेंट में लोग पहुँचे हैं। ये अब इन्होंने
तय कर लिया है कि अवाम की बजाय मुझे एक भी अवामी नुमाइंदा दिखा दें कि जो अवामी सतह पर ताकत रखता हो और पहुंच गया हो पार्लियामेंट में। मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ। जब कहते हैं जब पैसे से काम हो सकता है, क्यों हम दर दर जाके वोट मांगे? वोट मांगे, पैसे देते भी हैं, पैसे लेते भी हैं। अब तो पार्लियामेंट ख़ानदान 3, 4, 5, 6 ख़ानदानों का मजमुआ बनकर रह गई है। और अगर उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो वो उनकी सारी किचन कैबिनेट है। किचन कैबिनेट से आप देखें, मुस्लिम लीग नून का आपने कहा जब भी होगा ख्वाजा आसिफ होगा, ख्वाजा इसाक डार होगा, एहसन इकबाल होगा, राणा सनाउल्लाह होगा, राणा तनवीर होगा, ये किचन कैबिनेट आ जाती। और जब पीपल्स पार्टी आती है तो उसमें भी आप मुझे दिखा दें अब कहाँ वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का वो करिश्मा रहा लोगों पर, वो छाप रही लोगों पर, वो रोटी कपड़ा मकान का रियल नारा स्लोगन रहा। अब तो ये रोटी कपड़ा मकान का नारा भी नहीं लगा सकते, लोग हंसते हैं। बिलावल ने एक तकरीर की सिंध में, वो बच्चे सारे, बिलावल ने इम्पोर्टेड वो जॉगर पहने हुए थे, बच्चे नंगे बैठे थे उसके सामने, पैरों से नंगे थे। आपको इतना एहसास नहीं है कौम को आप किस अंधेरे में, किस दुख में, किस बल्कि मुझे अभी एक बात याद आ गई। आपके मज़े की बात यह है कि ये इसराइल ईरान जंग हुई है तो एक साहब ने कहा कि ये जितनी ईरान तस्वीरें दिखा रहा है कि मैंने इसराइल पर मिसाइल मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, तो वो जो पिक्चर शेयर कर रहा है वो सारी कराची की है। यानी कराची इतना वर्स्ट हो चुका है, लोगों की दानिश्त में इतना वर्स्ट हो गया है कि वो इसराइल से मुशाबहत रखते हैं जिसने मिसाइल झीले हैं। अल्लाह, गुजारिश ये है, ये कंसेंसस दरकार है मुल्क में। ये ग्रास रूट पॉलिटिक्स नहीं रही, पब्लिक की पॉलिटिक्स नहीं रही, मज़दूर, किसान, तालिब इल्मों की, मुलाजमीन की ये पॉलिटिक्स नहीं रही। अब मफादात की पॉलिटिक्स है। चीनी टनों के हिसाब से बाहर भेजी जाती है कि हमारे पास फालतू है, और फिर टनों के हिसाब से मंगवा ली जाती है हमारे पास शार्ट है, कि हमारे पास शार्ट है। अब ये पता नहीं है, कोई ये नहीं देखता कि पेपर्स में गई है, पेपर्स में आई है, फिजिकली भी गई है, फिजिकली भी गई है या नहीं। आप देखें, थोड़े स्कैंडल्स हैं। अब अभी आपके सामने जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, आप सूबे में देखिए, सूबाई वज़ीर आला 10 खरब के डिफ़ॉल्टर हैं। कौन पूरे करेगा, कौन देगा, कहाँ से ये लोग देंगे? ये तो इन्होंने, वो लोग कहते हैं बैग उठाना और भाग जाना। लोग खुदा की कसम बहुत बुरी हालत में हैं। आप ये आइन छोड़ें, आप अदालतें छोड़ें, खुदा के लिए इनको अपना काम करने दें, ये भी अपना काम कर गुजरेगी। आप लोगों के हालात देखें, लोग किस कसम पुरसी में लोगों के हालात का मदावा तो सर जा इसी कोर्ट ने तो करना है सर। एक बंदे लुट जाता है सर, एक बंदे के घर में चोरी हो जाती है, एक बंदे को कोई कंपनी में ज्यादती करता है, वो कोर्ट में ही जाता है ना कि मेरे साथ ये ज्यादती किया, मुझे इसने नाजायज़ मारा, मेरे पैसे छीन लिए हैं, मेरे घर घुस गया था, ये कर लिया है, मेरी बाइक छीन ली थी, या मुझे कुछ और मेरे हकूक नहीं मिल रहे, मुझे पीने का पानी चाहिए, वो नहीं मिल, वो कोर्ट ही का दरवाज़ा खटखटाएगा। जब कोर्ट की ये हालत है सर, तो फिर जाएगा किधर? वो कहीं नहीं जाएगा, मर जाएगा। तो मरने के लिए छोड़ दें। अदालतों में लोगों ने खुदकुशी की है, तेल लगाकर मरे हैं लोग, आग लगाइए। आप क्या बात करते हैं? तो वकला हजरात भी सर कोई नहीं इसमें मूव कर रहे सर, हर जगह वो भी बटे हुए हैं। मैंने अर्ज किया है, बटे हुए नहीं, वो अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं। ये माफिया है सर, अपने मफादात। वो आजम नदी तारड़ साहब का ग्रुप, वो तो उसमें बाकी भी सारे, इसका मतलब है वो सर, गुजारिश जिनको पैसे नहीं मिले वो उस ग्रुप की तरफ से वो फिर वो कहते हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। गुजारिश ये है कि ये हर जगह माफिया है। माफिया का कमाल ये है, किसी भी जगह आप देख लें, माफिया का कमाल ये है कि वो लोगों को आगे नहीं आने देता, वो तकसीम नहीं करने देता वसाइल की। वो कलामी भी माफिया हैं, जजेस में भी माफिया हैं। पिछले दिनों मैंने
बार में एक वो हुआ था कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने कहा था और मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूँ, माफिया किस तरह से है। एक रेस आपने देखी होगी कि रेस लगती है, वो स्टिक आगे, हाँ जी, जिसे रेले रेस कहते हैं, वो फिर कंप्लीट करता है। हाँ, वो अपना पोर्शन तय करके तो आगे दे देता है, वो उसको कहते हैं तू अब आगे वाला सफर तूने करना है। सारे जजेस रिले रेस, सारे तो नहीं, चंदे अच्छे भी होंगे, बहुत अच्छे नहीं, मतलब इस रेस से हट करोगे, लेकिन बहुत कलील तादाद है। बाकी सारे रिले रेस, बेटे भांजे भतीजे दामाद, ये इससे भरी पड़ी है हाई कोर्ट, भरी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट। ये हमारी अदालत, पब्लिक की अदालत डिस्टर्ब नहीं होते कि इस तरह का वकील जब जज बैठा होगा, उसको पता है कि ये बिका हुआ है, इसने केस तो वो कैसे जाके वकालत करेगा? किस तरह करें और क्या करें? रेडी लगाने से हम रहे, कलर की करने से हम रहे। अब मैं उम्र नहीं बताता, लेकिन कम से कम चलें, मिनिमम भी लगा लें, मैं 70 का हूँ, मिनिमम भी लगा लें, वैसे मैं 73 का हूँ। मैं अब क्या काम करूँ मुझे बताएं? मैं हाकरी करूँ, बाल पर करूँ, किस तरह करूँ, क्या करूँ? उम्र गुजरी है इस दस्त की स्याही में। तो फिर देखिए, वो इन जजेस का सामना भी करते हैं, कोई और हल भी नहीं है, तो वो फिर आजम नज़ीर तारड़ जैसे लोगों का भी कोई सदबाब नहीं कर रहा ना सर? नहीं, हो भी नहीं सकता। ओपोनेंट, ये जो आपका जो लायर्स ग्रुप्स हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं सर, स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, आई नो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को एजिटेटर क्लेम करता हूँ या नहीं, लेकिन क्लेम करता हूँ मैं एजिटेटर। कोई एजिटेशन होता है मैं भाग के आगे लगने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चौधरी इफ्तिखार की तहरीक में मैंने एक भी तकरीर नहीं की, एक दिन भी उसे सपोर्ट नहीं किया, अगरचे उसका मुझे ज़ाती तौर पर बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ। मैं वो जो कलील तादाद थी ना, उसमें शामिल नहीं उसका था, लेकिन मेरे माथे पर कोई शिकन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अरमान नहीं। वो मेरे ख्याल में बेसिक बिगाड़ का टर्नओवर था, बेसिक बिगाड़। इसलिए रिकॉर्ड पर मेरी ना कोई तकरीर है ना कोई तहरीर है उस फेवर में। वो तहरीक भी स्पॉन्सर्ड थी, वो असल में एक जानिब नफरत थी, उस नफरत को उस वक्त कैश करा लिया गया। मुझे ये बताएं, ट्रक के ट्रक पानी के बोतलों के साथ चलते थे, ट्रक के ट्रक लंच के बॉक्सेस के साथ चलते थे, ये तो तहरीक नहीं होती। तहरीक होती है वो कठिन मराहिल का नाम है। वो यहाँ घर से बनी रोटी कंधे पर रखकर स्टिक के साथ लटकाकर एक पोटली उसके चलने का, वो भी 4 बंदों को खिलाता है, खुद फिर भूखा बैठा रहता है। इसी तरह है, ये तहरीक होती है। ये क्या तहरीक हुई कि आपको वहाँ लंच का डब्बा मिलेगा, बोतल मिलेगी पानी की, फिर अगले उस पर नशे, गाड़ियाँ भी साथ साथ चलेंगी और आपको ट्रांसपोर्ट भी फैसिलिटी मुहैया की जाएगी। अगर रास्ते में अगर आपको पानी की ज़रूरत है, आप जाएं, वो उसी तरह ले लें जिस तरह मक्का शरीफ में हज के मौके पर बांट रहे होते हैं पानी, ज़मील के तौर। तो अच्छा, जो इसमें हम अजीब सी सिचुएशन जा रही है, तो अभी इन जजेस का फैसला कहीं चैलेंज हो सकता है, और लोग सोच रहे हैं। अच्छा, वो चैलेंज कहाँ करेंगे? इसी आईनी कोर्ट में होगा, बदकिस्मती से, और यही बेंच सुनेगा चैलेंज। 2 सीटें खाली रख के। अब तो देखना, रिव्यू पर रिव्यू नहीं हो सकता, ये रिव्यू था। हाँ, वही भी जुल्म ये है, कोई चैलेंज नहीं हो सकता, रिव्यू है और बिल्कुल बरक्स फैसला हो गया। रिव्यू पर रिव्यू नहीं हो सकता। अब ये होगा कि इसको बाय वे ऑफ पिटीशन शायद चैलेंज किया जाए, शायद वो भी इसी में चैलेंज किया, क्योंकि वो गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट तो नहीं सुन सकते। गैर आईनी आईनी बेचारे गैर आईनी जज जो है ना, वो नहीं सुन सकेंगे, आईनी ही सुनेंगे। तो आईनी में तो यही बैठे हुए हैं, मंदोखेल साहब बैठे हुए हैं, जस्टिस जज साहब, और आपका मुल्तान जी, लाडले हमारे जी, हम जो आईनी अदालत के सरबराह हैं, वो भी सर इसी जनूबी। तो ये जनूबी पंजाब में सर बहुत सारे क्रेडिट हमारे जिम्मे हैं, बड़े बहुत सारे, लेकिन ये वाला मेरे ख्याल में धुलने वाला नहीं है। ये
मैं कहता हूँ ये एक ऐसी, मैं लफ्ज़ अब कह नहीं सकता, वो ऐसा दाग है जो न धुल सकेगा। आड़े आते हैं। अच्छा, अभी ये 7 और 5 की फिगर आ रही थी कि जी 7 जजेस ने हक में फैसला दिया, 5 इसके अगेंस्ट थे, तो ये 12 की फिगर बन रही है। अब कहते हैं कि जी फिजिकली वहाँ 10 बंदे मौजूद, 10 बंदे, तो वो जो 2 जो नहीं थे वो 7 में हैं या 5 में हैं? ये अब मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये मुझे याद। अच्छा, पहले वाला जो था वो 8 और 5 का था। जी जी, इसी तरह 8 और 5 ने कहा था कि ये रिजर्व सीट पीटीआई को दे दी जाए। तो उन 5 में से जिन्होंने कहा था पीटीआई को नहीं दी जाए, लेकिन उन तीन ने क्लेम किया था कि पीटीआई पॉलिटिकल जमात है। अभी ये भी, वो पॉलिटिकल भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, और वो अच्छा, ये अभी जैसे कहीं पे ऐसा कोई चीज़ स्टडी होती है कि जी आप देखें 11 जजेस ने, सीनियर जजेस जिसमें चीफ जस्टिस भी थे और सीनियर वो सीनियर जज भी थे वहाँ उसमें, और उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया, कुछ तो देख के डिसाइड किया होगा कि जी इसको डिज़र्व करता है। सारी डिबेट्स हुई कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसका हक बनता है, इसको रिजर्व सीट्स दे दीजिए। तो अभी 12 डिफरेंट जज उठ के, या 13 भी हम क्लेम कर, चले 13 डिफरेंट जजेस उठ के उन 13 जजेस के फैसले को कैसे सर चेंज कर सकते हैं? सर गुजारिश ये है, इसलिए तो कहते हैं ये मौजज़ों का मुल्क है। मौजज़ा हुआ है। बाकी कोई लॉजिकली वो उन्होंने नहीं किया कि ये गलत पॉइंट था, ये पॉइंट था जिसको उन्होंने गलत अंडरस्टैंड किया, बिटवीन द लाइंस मीनिंग नहीं समझ सके, तो ये हम चेंज कर रहे हैं, ये गलत फैसला हो गया था इन पॉइंट्स पे। आप पूरी जजमेंट देख लें, कोई लॉजिक नहीं है। मैंने एक सरसी नज़र से पढ़ी है, पूरी तो मैंने भी नहीं पढ़ी अभी, लेकिन ये है कि वो आप देख लें, ना लॉजिक से शुरू होती ना लॉजिक पर ख़त्म होती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज मुझ जैसा आदमी भी आपके सामने बैठकर अदालत को डिस्कस कर रहा है, कंडक्ट को डिस्कस कर रहा है, जजमेंट को डिस्कस कर रहा है। 10 साल पहले जुर्रत थी हमारी कि हम उसको डिस्कस करें? हम एक तकद्दुस देते थे उस अदारे को। वो उस वक्त भी फैसले गलत हुए। लोगों ने कहा कि ये अब कत्ल नहीं शहादत है, हमसे गलती हो गई। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई, भी गलती हुई, उनको निकालो कब्रों से, उनकी लाशों को लटकाओ चौराहे पर, कि ये वो जज हैं जो बेइंसाफ़ी करके गए। अच्छा, कुछ इंसाफ अल्लाह भी करता है, कुछ सारा इंसाफ इन जजों ने, आपने मैंने नहीं करना, कुछ अल्लाह करता है। आप देखें, वो शख्स जिसने लाहौर में फैसले किए, दबाव दिए, तड़ियाँ दी और बढ़ चढ़ कर उसके जनाजे पर शहद की मक्खियों ने 8 आदमियों को मार दिया, लोग जनाजा नहीं पढ़ सके। उस आदमी को जिसने उसके घर वालों को शक्ल देखने दी, अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल देखने के काबिल ही नहीं छोड़ी। आप ये देखिए ना, ये इंसाफ है, चाहे हम समझें या ना समझें, तो ये इंसाफ है। अच्छा, अभी जो सुना था कि जी वो जो बेल वाली फैसला हुआ है खान का 9 मई वाली का, उसका वो फैसला नहीं जारी कर रहे कि जी फैसला जारी करेगा तो खान फिर अपील में जाएगा, तो वो पेंडिंग किया जा रहा है। बाकी केसेस भी ऐसे ही, वो भी जनूबी पंजाब का क्रेडिट है। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ना करें जो ये सब, इतने जनूबी पंजाब के तमगे ना लगवाएंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो शहजादे भी सीनियर जज का ताल्लुक जनूबी पंजाब से, लइये से, जूनियर जज का ताल्लुक मेलसी से, जनूबी पंजाब से। माशाल्लाह, सारे ये इसमें। तो इसमें भी कोई हम इसको देख रहे हैं कि जी किसी के अवाम में किसी जगह पे वो रीड करें अवाम के गुस्से को, और ये को थोड़ी सी लाइन सीधी कर, ही नहीं है। ओके, तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, सुनते नहीं है। हम खुद उस फेज से गुजरे हैं, जज साहब से गलती हो जाती थी, हम वो कोर्ट में खड़े पर पॉइंट आउट करते थे उन गलतियों को, वो माजरत करते थे और करेक्ट करते थे अपने आप को। अब हालत ये है कि इधर से शाउट हो रहा है, उधर से शाउट हो रहा है। मैं आपको दावत देता हूँ, कल आप तशरीफ़ लाएँ हाई कोर्ट में, तो आप सारी अदालतें फिरें, आप देखें किसी वकील के पास एक किताब नज़र नहीं आएगी,
आप देखें पूरा दिन एक एक अदालत में बैठकर देखें, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, बहालपुर भी, पिंडी भी, तमाम बेंचेस में पूरे दिन में 7-8 घंटे जज साहबान हेयरिंग करते हैं। एक किताब ना वो खोलेंगे ना इधर से आती है किताब, जबकि मैं खुद मेरी आंखों ने भी देखा, मेरे कंधों ने भी सहा कि हम 3-3 ट्रे किताबों के भर। मैंने एक ज़्यादा तो नहीं, मुझे एक दफ़ा आपसे हाई कोर्ट में मिलने का इत्तेफाक हुआ है, तो आपने 4-5 किताबें हाँ, वो खुद बगल में रखी हुई थी और वो आप कोर्ट से निकल के जो जा रहे थे। और मेरे अब भी दफ्तर में कोर्ट के वो कोर्ट वाइज ट्रे पड़े हुए हैं। ये कोर्ट नंबर 1 का है, क्योंकि जजेस तो बदलते रहते हैं ना, हम उनका नाम लिख नहीं सकते। तो ये कोर्ट नंबर 1 का है, ये कोर्ट नंबर 2 का है, ये कोर्ट नंबर 3 का है, ये कोर्ट नंबर 4 का है। उन्हीं ट्रे में हम उनसे रेलेवेंट किताबें लेकर जाते हैं। बेचारे मुंशी उस बोझ से आज़ाद हो गए। अच्छा, अभी जोसेफ, इसको अगर मैं एंड करना चाहूँ तो जुडिशरी इटसेल्फ ठीक होने का नाम नहीं ले रही, वोकला का कंट्रीब्यूशन भी निल है, वो निल हो गया, पॉलिटिकल फोर्सेस भी लीस्ट बॉदर हैं, वो कहते हैं कि हमें फायदा है इस तरह के, जब हमारी बारी आएगी तो देखा जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी तो हम मजे करें ना, बाप भी, चाचा भी और भतीजी भी और बेटा भी, तो सारे टब्बर शब्बर भी, पुप्पियाँ पुप्पियाँ सारे मजे करें। यहाँ नमाज पढ़ने चले जाते हैं, बेलारूस में हाथ मिलाते हैं। ठीक है। तो अभी ये तीनों फैक्टर्स जो है ना जी, ये आपको एंड की तरफ हैं। जजेस भी नहीं ठीक हो, वोकला भी हाथ खड़े कर दिए, सारे शोबे एंड है। तो अभी किधर जाएं? वे आउट। मुक्तदर लोग बैठे, ग्रास रूट पर बैठे। ठीक है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए ऊपर ऊपर ना बैठे, ग्रास रूट पर बैठे। ठीक है। लोगों को खुलकर बोलने दें। ठीक है। लोगों की बात सुने। मुझे ये बताएं आप, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, 2 बातें आपसे कहता हूँ। इंडिया से एक दुश्मनी बताएं, हमारी दुश्मनी क्या है, इसको ज़रा एक्सप्लोर तो करें ना। कोई सरहद हमारी महफूज नहीं है। अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी है हमारी? कल परसों भी उन्होंने धमाका किया है, हमारे 13 फौज, यार 13 फौजी तरीन साहब जिनके घरों में लाशें गई है, उनका सोचें। क्यों नहीं हमारी सरहदें महफूज? यहाँ ईरान पर जो ठक ठक होती रही है, वो आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं। कोई साइड महफूज है हमारी? हमारे दहशत से वो फेंसिंग लगा दी एक मुल्क ने, तवील फेंसिंग के इन्नू कोई आवे ना। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये हालत है। अच्छा, फिर उसके बाद आप राज़ी है मुक़्तदर तबका कि हम हुकूमत कर रहे हैं। आप यकीन करें, ये चलती फिरती लाशें हैं जिस पर ये हुकूमत कर रहे हैं। यही हाल है कि ये बैठकर करें, बैठकर बात करें। और दूसरी बात जो मैं कहने वाला था, इसराइल को हमारे कायदे आज़म ने कहा कि गैर फितरी अदालत है और वो उसको हम तस्लीम नहीं करते। उस वक्त के हालात थे। खुदा न खास्ता कायदे आज़म ये तो नहीं कह के गए, जो इज़्ज़त हमने कायदे आज़म की है उनके कॉल की ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी जो इज़्ज़त है अफजाई की है हमने, वो आपके सामने है। अच्छा, वो कॉल जो कि इसराइल को नहीं तस्लीम करना, पासपोर्ट पर लिखा हुआ है, सिवाय इसराइल के पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ। और वो डाटा रखते हैं कि अमेरिका से कौन सा पाकिस्तानी आया, स्पेन से कौन सा पाकिस्तानी आया, इटली से कौन सा पाकिस्तान, जो अदर पासपोर्ट होल्डर्स हैं। कहाँ किसी ने वो किया है, रुका है। और मैं इस पर ये कहता हूँ, आप बैठे, आप दरूद शरीफ, मैं आपको तो अब ये चैनल पर नहीं कह सकता, पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम। आले इब्राहीम है, बैठे उनके साथ बात करें। अच्छा, इस फलसफे ने कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते, कितने करोड़ मुसलमानों को कत्ल के दहाने पर पहुंचा दिए। क्या उसको तस्लीम ना करके हमने इंडिया की गोद में नहीं बिठा दिया उसे अमेरिका की गोद में नहीं बिठा दिया? हम हमेशा हमारे मुखालिफ ब्लॉक में खड़ा नहीं कर दिया?
कोई मुस्लिम मुल्क भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, हम कर भी लें तो फरासत से काम ले, सियासत से काम ले। नहीं, सऊदी अरब करने लगा है ना जी, तो सऊदी अरब कर लेगा तो फिर हम करेंगे। हम जिसके पीछे खड़े हैं सर, वो तो 3-4 मुल्कों के पीछे खड़े हैं जो हमें इमदाद देते हैं, जो हमें मुफ्त तेल देते हैं, जो हमें कर्जा देते हैं। सर वो वक्त था आपने जर्मनी को कर्जा दिया, वो वक्त था माल्टा की एयरलाइन खड़ी की, एमिरेट्स एयरलाइन आपने खड़ी की थी, एमिरेट्स आपने खड़ी की, दुबई को आपने कर्जा दिया, खड़ा किया, और आज ये प्याला लेकर फिर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा घर पूरा हो जाए, पब्लिक जाए भाड़ में। अच्छा, जो सब सिर्फ 2 आपसे क्विकली चाहूँगा कि जब भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी एक तो असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के लिए ये भी है, ये भी चल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये असम्बली में आइन में अमेंडमेंट हो जाए, आइन में अगर गधे को घोड़ा बना दे, घोड़े को गधा बना दे, अक्सरियत है, अक्सरियत का खेल है, इसलिए चाहे वो इंसानी बुनियादी हकूक के बाद किस बुनियादी हकूक की बात कर रहे हैं? 9 मई के बाद हुआ क्या है? कानून है बेल का कि 2 साल अगर फैसला ना हो जमानत हो जाए, कानून है कि औरत को बेल मिल जानी चाहिए। वो भी 70 साल 80 साल 70 साल 80 साल बीमार कैंसर की पेशेंट है, और वो जीती है, वो दुनिया कहती है वो जीती है। ये क्या तरीका है कि एक पोलिंग पर वो वोट पड़े हैं 0.00000 सारी पार्टियों के, और आपके उसी पोलिंग स्टेशन से 2100 फर्ज करें, मैं ये गलत फिगर कह रहा हूँ, 2190 आपके वोट हैं। ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ वोट ना मिला हो, ये हो सकता है जमात इस्लामी को ना मिला हो। कैसे मुमकिन है? क्या रिजल्ट दिया है आपने? लोग अंधे हैं, अब माँ बहन की गालियां देने से तो रहे, किस तरह करें? सेकंड ये है कि जी सुना है कि जी 27वीं तरमीम भी लाने की तैयारी की जा रही है, इन प्रोसेस है। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये सब, जो 26वीं आईनी तरमीम जो कि बहुत बड़ा काम था, वो सबको सीधा करके वो वोट डलवा दिया गया, तो वो अभी 27वीं में वो वैसे ही डलवा देते, जो अमेंडमेंट्स लेके आनी है कानून में, तो वो वैसे हो जाती। ये अभी 27वीं आईनी तरमीम के थ्रू क्या चीज़ें सामने कुछ चीज़ नहीं है, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। जब ये शब्द आ जाएगा उस वक्त पता लग जाएगा, बात करेंगे। इस पर फिलहाल स्पेकुलेशंस पर बात नहीं की जा सकती। ओके ठीक है, लेकिन कोई कुछ अंदाजे हैं, कुछ अंदाजे आपके होंगे जी, कुछ अंदाजे ए के होंगे, बी के होंगे। अच्छा, एक तो ये था कि असेंबली की मुद्दत हो सकता है कि उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ बड़ा इजीली हो जाए कि ये शुनीद है। अच्छा, उसके बाद कोई सूबे वाला भी ऑप्शन नहीं है कि जी सूबे बना दिए जाएं, मुल्क के वसीतर मफाद में कोई एग्रीकल्चर को बूम दिया जाए, इस तरह के कोई फैसले हो जाएं कि वजारतें कम कर दी जाएं, वजारतें बढ़ा दी जाएं, ये तो नॉर्मल सी केसेस है ना। तो कोई ऐसा कोई बड़ा कोई मेजर चेंज कोई हो सकता है, पॉसिबिलिटी होगी कि जी हम 27वीं तरमीम में वो लेके आ जाएं कि जी 4 वज़ीर आज़म हो जाएंगे, या सदर का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, कोई और ओहदा सदारती निज़ाम आ जाएगा, या सदर की बजाय और कोई ओहदा आ जाए, और कोई ओहदा आ जाए, तो ऐसा कोई चेंज होगी जो सदर से सुप्रीम हो, तो ऐसा कोई चेंज 27वीं तरमीम में होगा? ऐसे होगा। आम चेंजेस तो नहीं होगी। नहीं, स्ट्रक्चर चेंज मेजर, बस ये एक मेरा अंदाजा है, मैं इसलिए उसको जरा एलेबोरेट कर ले ताकि समझने वाले उसको गलत ना समझे। सर आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और अभी तक कोई वे आउट नहीं है जी, होपलेस है कि जी कोई मंजिल दूर दूर तक नज़र आए कि बंदे को उम्मीद लग जाए कि यार ये एलिमेंट्स है, तो उम्मीद है कि जी बेहतरी की तरफ हम सफ़र शुरू कर देंगे। और जो ये सब तो कहते हैं कि जी मतलब सांस लेने के काबिल भी नहीं है, रहने की तो दूर की बात है, और ये इस स्टेज पर पहुंचते हैं जब आपकी होप ख़त्म हो जाए। और पूरी दुनिया में एक फ़लसफ़ा है, जब आपकी जो स्ट्रगल करते हैं वो इस उम्मीद पे स्ट्रगल करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, मैं ज़िंदा रह सकूँगा, तो ये जो उम्मीद है ये जस्तजू को ट्रिगर करती है। तो अगर उम्मीद ख़त्म हो जाए फिर आपकी जस्तजू, आपकी कोशिश, आपकी स्ट्रगल सारी की सारी दम तोड़ जाती है। तो कोशिश करें, जो पावर में है उनको चाहिए कि उनको रिक्वेस्ट है, कोशिश करें कि जी लोगों की उम्मीद जो है ना जी वो ना मरने पाए, उम्मीद को ज़िंदा रखें ताकि कुछ ना कुछ
सांस लेने की जगह नहीं, आप बाकी है। सिर्फ दुआ करें। दुआ करें, दुआ करते हैं जी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन तुझे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।